बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। इस वीडियो में एक इंतहाई अहम खबर के हवाले से बात करूंगा। किस तरह 50 साल के बाद बंगालियों ने एक मरतबा फिर अपनी तारीख को दोहराया है। भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे के मौके पर भारत को खुश करने के लिए, भारत को प्लीज़ करने के लिए, भारत को राम करने के लिए एक मरतबा फिर बंगालियों ने अपने ही लोगों को मारा है, अपने ही लोगों पर फायरिंग की गई है। किस किस्म के वाक़यात पेश आए ढाका और चिटागोंग में, बांग्लादेश में किस किस्म के मुजाहिरे फूट पड़े, इसके हवाले से मैं तफसील से बात करूंगा। और इस सारे का पसे मंज़र क्या है, एग्जैक्टली 26 मार्च को किस किस्म के वाक़यात पेश आए बांग्लादेश में, जिसके तनाजुर में इसको देखना बहुत ज़रूरी है। एक हसास मौजू है, बहुत सारे लोगों के सवालात होंगे। कोशिश करूंगा कि तकरीबन तमाम जो एंगल्स हैं उनको क्विकली टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो एड्रेस कर दूं और लेटर अगर ज़रूरत पड़े तो इसके हवाले से एक तफसीली वीडियो बनाऊं। 26 मार्च जो है, मैं पहले तज़किरा कर चुका हूं कि 50वां यौम आज़ादी था। जो गोल्डन जुबली तकरीबात वो चल रही हैं बांग्लादेश में। साथ ही शेख मुजीबुर रहमान, जिनको फाउंडर ऑफ बांग्लादेश कहा जाता है, उनकी 100वीं सालगिरह का मौका भी है। इसके हवाले से तकरीबात चल रही थी और नरेंद्र मोदी को यहाँ पर गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर बुलाया गया था और ये शुरू से ही एक वजह तनाज़ा बन चुका था, एक बोन ऑफ कंटेंशन थी। हिफाजत इस्लाम बांग्लादेश ये एक प्लेटफॉर्म है, 2010 में बना था और बांग्लादेश के जो उलमा हैं वो इस प्लेटफॉर्म से अपने जो लाइक माइंडेड लोग हैं उनको लीड करते हैं अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ शेख हसीना वाजिद एंड अवामी लीग। और वो ये कहते हैं कि एंटी इस्लाम पॉलिसीज़ हैं अवामी लीग की, उनके ख़िलाफ़ ये प्लेटफॉर्म जो है वो अपनी आवाज़ उठाता है, एक बड़ी स्ट्रीट पावर रखता है। बहरहाल जो भारत के वज़ीर आज़म हैं नरेंद्र मोदी, वो बड़े जाहो हशम के साथ बांग्लादेश पहुँचे और शेख हसीना वाजिद ने एयरपोर्ट पर उनका इस्तकबाल किया। मैं अपनी पहली एक वीडियो में तज़किरा कर चुका हूं कि पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश का 1973 का एक ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट था, सहफरीकी मुआहदा था, जिसके तहत ये तय हुआ था कि ये तीन ममालिक माजी को नहीं दोहराएंगे और माजी जो है उसको पसे पुश्त डालकर एक फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच के साथ बेहतर ताल्लुकात रखने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान ने इसको रेटिफाई भी किया, रेटिफाई भारत ने भी किया, लेकिन भारत और बांग्लादेश ने इसको तस्लीम कभी नहीं किया इस मुआहदे को और माजी को बार बार कुरेदा और दोहराया जाता है। आज भी तकरीबन इसी किस्म के वाक़यात पेश आए। 26 मार्च के रोज़ जब तकारीर हुई, इस तकरीब में जो मरकज़ी तकरीब थी भारत के बांग्लादेश के यौम आज़ादी के हवाले से, और इस पर बारहा तज़किरा किया गया कि भारत ने क्या किरदार अदा किया था। नरेंद्र मोदी ने कम से कम 6 से 7 मौके पर रिपीट किया कि ये भारत की फ़ौज थी जिसने साथ खड़े होकर बांग्लादेश के लोगों को ट्रेन किया, मुक्ति बहानी बनाई, उसके जो मुक्ति जोधाज हैं उनकी ट्रेनिंग की गई और उनको इस काबिल बनाया इस लिबरेशन वॉर को लड़ने के लिए। और फिर उन्होंने ये तज़किरा भी किया कि जिस वक्त उनकी उम्र खुद 21 या 22 साल थी तो उन्होंने जो पहला सत्याग्रह किया था, जिसको एक पॉलिटिकल मूवमेंट या रेजिस्टेंस मूवमेंट कहते हैं, भारत में रहते हुए उन्होंने कहा मैं उसका हिस्सा बना था और मैंने बांग्लादेश की आज़ादी के लिए उस वक्त आवाज़ उठाई थी। भारत के वज़ीर आज़म ने एक मरतबा फिर तस्लीम किया, बांग्लादेश के लीडरशिप के लेवल के ऊपर एक मरतबा फिर तस्लीम किया गया कि हाँ, भारत का पाकिस्तान को तोड़ने में किरदार था और इसके हवाले से वाशगाफ अंदाज में बात की गई। एन उस वक्त जिस वक्त ये सारी बातें चल रही थी और ज़ाहिर है कि इस सारे मौके पर मज़ीद भी कुछ बातें ऐसी की गई नरेंद्र मोदी और हसीना वाजिद की जानिब से, जिससे ये वाज़े तौर पर लगता है कि जो लोग पाकिस्तान में और इंटरनेशनली और इन दोनों ममालिक में बात कर रहे थे कि बहुत मस्बत डेवलपमेंट्स हो रही हैं पाकिस्तान और भारत के दरमियान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान, तो इन्होंने अपनी तकारीर से, अपनी गुफ्तगू से ये साबित कर दिया कि वो पड़ी है आपकी मस्बत पेशरफ्त। क्योंकि पाकिस्तान आर्मी को जिस तरीके से उसमें नरेंद्र मोदी ने क्रिटिसाइज़ किया, उन्होंने इसके हवाले से बात की और फिर ये कहा कि हमें वो तस्वीर जो हैं वो सोने नहीं देती थी भारत में, जो बांग्लादेश से हमें देखने में मिलती थी 1971 की। अब इस वक्त जब ये सारी तकारीर और ये तकरीब चल रही थी तो एग्जैक्टली साइमल्टेनियसली उसी वक्त के दौरान कुछ इस किस्म के वाक़यात हो रहे थे। ढाका की जो
मस्जिद है, मस्जिद बैतुल मुकर्रम, वहाँ जुमे के बाद एक बड़ी तादाद मुजाहिरीन की इकट्ठी हुई। हिफाजत इस्लाम की कॉल थी कि वो प्रोटेस्ट करेंगे और इसी तरह जो स्टूडेंट यूनियंस हैं वो भी ढाका में एहतजाज कर रही थी। और ढाका में जो चलने वाला एहतजाज है ये कोई पहला नहीं था, एक सीरीज़ ऑफ प्रोटेस्ट हमने देखा है कि गुज़श्ता एक हफ्ता 10 दिन से जो है वो मुजाहरे और स्टेटमेंट्स दी जा रही हैं कि नरेंद्र मोदी एक बैड चॉइस है, उसको क्यों बुलाया गया है बांग्लादेश की 50वें यौम आज़ादी में, आज़ादी के मौका पर। और जिस वक्त मस्जिद बैतुल मुकर्रम के बाहर ये लोग इकट्ठे हुए, इन प्रोटेस्टर्स ने जब अपने जूते अपने हाथों में उठाए तो वहाँ पर, अब ये वो आई विटनेस अकाउंट है जो अल जज़ीरा समेत बहुत सारे इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स ने छापा है, उनकी आप वेबसाइट पर इसको जाकर वेरीफाई कर सकते हैं कि वहाँ पर अवामी लीग के वर्कर्स ऑलरेडी पहले से मौजूद थे और एक मंसूबे के तहत उन्होंने इन प्रोटेस्टर्स का रास्ता रोका और इनको मना किया कि आप जूते नीचे कर लें और नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारे ना लगाए जाएं। इनके दरमियान एक झड़प शुरू हुई अवामी लीग के वर्कर्स के और हिफाजत इस्लाम के प्लेटफॉर्म के तहत इकट्ठे होने वाले जो लोग हैं, मुजाहिरीन हैं, उनके दरमियान। और फिर उस मुजाहिरे को कंट्रोल करने की आड़ में ढाका में मौजूद जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं जो इस प्रोटेस्ट को रोकने के लिए पहले से तैयार मौजूद थी, उन्होंने रबर बुलेट्स जो हैं वो पहले फायर की और साथ ही आंसू गैस की शेलिंग की। इस दौरान बहुत सारे लोग जो हैं वो ज़ख्मी हुए, तकरीबन 40 मुजाहिरीन रिपोर्ट किया जा रहा है कि वो ज़ख्मी हुए हिफाजत इस्लाम के, और तकरीबन 18 पुलिस ऑफिसर्स जो हैं वो ज़ख्मी होने की इतलात हैं ढाका से। और जब ये खबरें पहुंची चिटागोंग में जहां पर हेडक्वार्टर है हिफाजत इस्लाम का, तो वहां पर भी ऑलरेडी जो मुजाहिरे चल रहे थे, वहां पर मुजाहिरीन इन खबरों को सुनकर बफर गए और उन्होंने फिर पथराव और जिस किस्म का जो उनकी चीज़ में हाथ में जो चीज़ आई वो फेंकी गई, इसकी भी रिपोर्टिंग जो है वो इंटरनेशनल मीडिया ने की है। और फिर इस दौरान ये इतलात आ रही हैं कि कुछ प्रोटेस्टर्स एक पुलिस स्टेशन में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे और वहाँ पर जो चिटागोंग की पुलिस है उसने स्ट्रेट फायरिंग की है इन मुजाहिरीन पर। 8 मुजाहिरीन को गोली लगी, उनको हॉस्पिटल लेकर जाया गया और 4 मुजाहिरीन जो हैं हॉस्पिटल पहुँचने तक दम तोड़ चुके थे, जबकि 4 जो हैं वो शदीद ज़ख्मी हालत में अभी भी चिटागोंग के अस्पतालों में मौजूद हैं। दीगर कई मुजाहिरीन हैं जो वहाँ पर मौजूद हैं। अब मैं आ जाता हूँ उस बात की तरफ जो मैंने एग्जैक्टली स्टार्ट में कही थी। 2 चीज़ें हैं, एक तो ISI के ऊपर जो इल्ज़ामात और पाकिस्तान पर, पाकिस्तानी हाई कमीशन पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, उनका सिलसिला जो है वो अभी भी जारी है। बांग्लादेश की पार्लियामेंट समेत बांग्लादेश के जो अवामी लीग की जो स्टूडेंट्स विंग है उसके प्रेसिडेंट समेत बहुत सारे पार्लियामेंटेरियंस हैं जिन्होंने इस तमाम वाक़यात का इल्ज़ाम जो है वो पाकिस्तान पर लगाने की कोशिश की है। एक भोंडी कोशिश है, मैं बताऊंगा क्यों, क्योंकि इसके हवाले से भी कुछ एविडेंस है जो अवेलेबल है। कहा यह गया है कि पाकिस्तानी हाई कमीशन जो है वो सीक्रेटली फंडिंग कर रहा है हिफाजत इस्लाम की इन मुजाहिरों के लिए, और साथ ही ISI जो है वो इसमें, पाकिस्तान की जो प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी है वो इसमें इन्वॉल्व है। अब दफ्तर खारजा में मेरी कुछ लोगों से बात हुई है, उन्होंने कहा कि क्या ये मुमकिन है कि बांग्लादेश की हॉस्टिलिटी, बांग्लादेश के साथ जो ज़ाहिर है कि माहौल है ढाका में, पाकिस्तानी हाई कमीशन के एहलकारों को जिस किस्म के माहौल में रहना पड़ता है, वहाँ ये मुमकिन ही नहीं है कि वो वहाँ पर किसी से इस तरह मुलाकात करके सीक्रेट फंडिंग का सोच भी सकें। और इस किस्म का इल्ज़ाम लगाना जो है वो एक भूंडा इल्ज़ाम है। लेकिन जो है वो ISI के ऊपर और पाकिस्तानी हाई कमीशन के हवाले से जो इल्ज़ामात लग रहे हैं उसके हवाले से जिस वक्त मैं आज देख रहा था मुख्तलिफ रिपोर्ट्स, इंटरनेशनल मीडिया को मैंने फॉलो किया और फिर मैंने देखा कि ढाका यूनिवर्सिटी के जो इंटरनेशनल रिलेशंस के प्रोफेसर हैं वो ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी को इन्वाइट करना इन मुजाहिरों को दावत देने के मुतरादिफ था। नरेंद्र मोदी वॉज अ बैड चॉइस टू बी इन्वाइटेड ऑन द 50th इंडिपेंडेंस डे ऑफ बांग्लादेश। फिर उन्होंने ये कहा कि बांग्लादेश और भारत के दरमियान बहुत सारे तनाज़ात मौजूद हैं और एक बड़ी रेजिस्टेंस मौजूद है स्ट्रीट में। अवाम के लेवल पर नरेंद्र मोदी को पसंद नहीं किया जाता, उनको एक नस्ल परस्त लीडर तस्वुर किया जाता है बांग्लादेश में। ये समझा जाता है कि, और जाहिर है कि ये तो एक हकीकत भी है कि 2002 के जो नस्ली फसादात के नाम पर जिस तरीके से मुसलमानों की जेनोसाइड की गई थी, मुसलमानों की नस्लकुशी की गई थी, गुजरात में जिस तरह मुसलमानों को मारा गया था, कश्मीर की जो सूरत हाल है, और इसी तरह जो
एंटी मुस्लिम पॉलिसीज़ हैं नरेंद्र मोदी की, और उनका एक हिंदू सुप्रीमेसी का एजेंडा है, उसको नफरत की निगाह से बांग्लादेश में देखा जाता है। दूसरी बात उन्होंने ये कहा, जो मुजाहिरीन हैं उन्होंने भी ये बात की, और फिर जो अमेरिकन एक्सपर्ट्स और बांग्लादेश के अपने एक्सपर्ट्स हैं वो ये समझते हैं कि तीस्ता रिवर का तनाज़ा हो, चाहे दीगर मामलात हों, उसमें जो सबसर्विएंट किस्म का एटीट्यूड हसीना वाजिद की गवर्नमेंट जो है वो दिखाती है, डिक्टेशन लेती है नई दिल्ली से अपने फैसलों में, उस पॉलिसी साजी में उसको सख्त नापसंदीदगी की निगाह से देखा जाता है। ये सारा मामला जो है वो आपके सामने है कि किस तरीके से बांग्लादेश में ये सारी सूरत हाल हुई। इसके हवाले से मैं आपको तफसील बता चुका हूँ। पाकिस्तान में ISI के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, और अब मैं आता हूँ उस सवाल की तरफ कि जाहिर है कि एक तल्ख तारीख़ है पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान। जिस किस्म के सवालात हैं वो इंतहाई तल्ख हैं। पाकिस्तान की आर्मी के जो बहुत सारे ऑब्जेक्शनेबल किस्म के एक्ट्स हैं, उस वक्त उनका वजूद रखना, उसको तस्लीम जो है वो मेरा ख्याल है कि किया जाना चाहिए। हमूदुर रहमान कमीशन की जो रिपोर्ट है उसको सामने लाना चाहिए, लेकिन साथ में ये सवाल भी करना चाहिए कि कितने जो बिहारी उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी थी वहाँ पर किस किस्म के अटैक्स उनके ऊपर किए गए। यकम से 25 मार्च 1971 के दौरान पेश आने वाले वाक़यात क्या थे जिनके नतीजे में ऑपरेशन सर्च लाइट लॉन्च हुआ। मुक्ति बाहिनी जो है उसकी ट्रेनिंग ऑलरेडी क्यों चल रही थी, इतनी बड़ी तादाद में लोग तैयार क्यों थे, और ये जो नस्ल कशी का जो नाम दिया जाता है इसके ऊपर भी जो तारीखदान है उनके दरमियान एक वाज़े इख्तलाफ मौजूद है। अगरचे मेजॉरिटी ये समझती है कि ये एक जेनोसाइड था, लेकिन एक बहुत ओवरवेलमिंग या एक बड़ा साइजेबल माइनॉरिटी कहा जा सकता है तारीखदानों की जो ये समझती है कि ये किलिंग थी, और इसमें जिस किस्म के वाक़यात पेश आए उसमें दूसरी तरफ से जो अटैक्स थे उनका तज़किरा क्यों नहीं किया जाता, और बांग्लादेश एक कंकॉक्टेड फिगर क्यों देता है कि 3 मिलियन लोग जो हैं वो इसमें मारे गए, जबकि अगर कुछ लोगों के क्लेम्स देख लिए जाएं तो 1.5 लाख से 3 लाख, अमेरिकन क्लेम्स देख लिए जाएं तो 1 लाख से 2 लाख, और पाकिस्तान ने जो इसके हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट है उसके मुताबिक तकरीबन 26,000 सिविलियन कैजुअल्टीज़ हुई थी इस सारे मामले में। लेकिन अटैक्स जो हैं वो दोनों साइड से तो हो रहे थे। जो वॉर ऑफ लिबरेशन ये इसको कहते हैं कि हमने अपनी आज़ादी की जंग लड़ी थी, तो आज़ादी की जंग जो है वो एक तरफा तो नहीं लड़ी जा रही थी। अगर पाकिस्तान आर्मी वहाँ पर कुछ कर रही थी तो जवाब में वहाँ से कुछ हो रहा था, जब भी तो आप उसको वॉर कह रहे हैं, जब भी तो आप कहते हैं कि ये हमारे वॉर वेटरन्स हैं, जब भी तो ये लोग कहते हैं कि हमने जो है वो लड़ाई लड़ी थी। लड़ाई तो फिर 2 तरफ से लड़ी जाती है, लड़ाई तो एक तरफ से नहीं लड़ी जाती। बहरहाल उसके बावजूद बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं, अंदोहनाक किस्म के वाक़यात हैं जिसमें बर्बरियत भी शामिल है जो नहीं होने चाहिए थे, लेकिन आज फिर 1971 की तारीख को दोहराया है। बांग्लादेश की बंगाली पुलिस जो है उसने अपने ही लोगों को जिस तरीके से मारा है, क्योंकि ओवरशैडो कर जाता नरेंद्र मोदी का ये दौरा बांग्लादेश का, और नरेंद्र मोदी जाहिर है कि और भारत के वज़ीर आज़म की खुशनुदी बहुत ज़रूरी थी। इंटरनेशनल मीडिया बहुत ज़्यादा हाईलाइट करता, क्योंकि अगर ये प्रोटेस्ट इसी तरीके से चलता रहता तो फिर ये ग्रो करता, क्योंकि स्ट्रीट पावर हिफाजत इस्लाम की जिस तरीके से मौजूद है, एक डर की फ़िज़ा और माहौल बना दिया गया था ढाका में ताकि इसको रोका जा सके, और रोकने के लिए इसको इसके आगाज़ से ही रोक दिया जाए, वरना जब ये गलियों में पहुँचेगा मज़ीद लोग उमड़ के आएंगे, इसमें शामिल होंगे, और ये ना हो कि नरेंद्र मोदी का ढाका में दाखिला ही मुमकिन ना हो सके, एयरपोर्ट से जो मरकज़ी तकरीब है वहाँ तक पहुँचना मुमकिन ना हो सके। इसलिए ताकत का, बर्बरियत का इस्तेमाल किया गया इन मुजाहिरीन के ऊपर, और फिर इल्ज़ाम के लिए एक आसान टारगेट जो है वो पाकिस्तान हाई कमीशन और ISI उसके ऊपर लगा दिया गया। इसके हवाले से अगर मज़ीद कुछ तफसीलात आएंगी उन पर मैं इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में बात करूँगा, और अगर आपका कोई सवाल है उसके हवाले से भी मैं तैयार हूँ, और कोशिश ये करूँगा कि किसी वक्त फुर्सत में जो है इसके हवाले से जो 1971 के वाक़यात हैं, व्हाट लेड टू एक्चुअली द ब्रेकअप ऑफ पाकिस्तान, जो पाकिस्तान का टूटना है उसमें कौन कौन से अवामिल थे, भारत का क्या उसमें किरदार था, अगरतला साजिश केस क्या था, और उसकी बुनियाद के ऊपर बहुत सारी चीज़ें हुई। उर्दू ज़बान का जो नफाज है उसने क्या किरदार अदा किया, किस किस्म के वाक़यात 1952 में हुए ऑनवर्ड किस किस्म की साजिशें होती रहीं, भारत ने कब इस सारे मामले में एंट्री मारी, 1965 में किस किस्म के वाक़यात पेश आए, जब 65 की जंग थी उससे क्या रिजेंटमेंट हुई, और इन सारे वाक़यात के हवाले से, और फिर एक नस्ल कशी जिसके बारे में ये बात करते हैं कि जो 25 मार्च
1971 को शुरू हुई, जिसका ये इल्ज़ाम पाकिस्तान आर्मी पर लगाते हैं, उससे पहले जो एक नस्लकशी हो चुकी थी जिसमें बिहारियों को मारा गया था, उसका जवाब कोई क्यों नहीं देता कि वो नस्लकशी किसकी तरफ से की गई थी? भारत की माँ पे हुई थी, बांग्लादेश के अपने लोगों ने, बंगालियों ने की थी जो प्रो लिबरेशन थे, उन्होंने किस किस्म की हरकतें की थी, उसके ऊपर बात, ये सारे सवालात हैं। मेरा ख्याल है कि एक ऐसी तल्ख़ तारीख़ है जिसमें बहुत सारे जवाबात जो हैं वो देने चाहिए, और जो लोग उस वक्त इन वाक़यात में मुलव्विस थे, जिन्होंने वॉर क्राइम्स किए थे, उसको तस्लीम करना चाहिए, उनको सज़ाएँ भी देनी चाहिए। उनके अगर एज़ाज़ात हैं, अगर वो इस दुनिया से जा चुके हैं, वो वापस ले लेने चाहिए। इन तमाम हक़ाइक़ को जो है वो आवाम के सामने रख देना चाहिए। 50 साल हो गए हैं, एक तल्ख़ तारीख़ है, एक तल्ख़ माज़ी है, लेकिन उसमें अपनी गलतियों का एतराफ़ भी किया जाए और साज़िशों को बेनकाब भी किया जाए। अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।